बड़ी माँ की मुस्कान। बड़ी माँ को दरवाजे पर खटखट सुनाई दी। इतनी रात को चौकीदार के अलावा कौन होगा? हाँ, आ जाओ। दरवाज़ा धीरे से खुला। आपकी दवा अभी मंगाया ये। पहले धीमे से आवाज़ आई, फिर पतले पतले हाथों में पकड़ी दवा दिखाई दी और सबसे बाद में बोलने वाली का सूखा मुरझाया चेहरा सामने आया। स्टूल पर रख दो। बड़ी माँ ने इतना बोलकर चेहरा फेर लिया। पहले भी मुस्कान को देखकर ऐसा ही करती थीं, लेकिन अब चेहरा फेरने की वजह कुछ और थी। उनसे मुस्कान की ये हालत देखी नहीं जाती थी। साल भर पहले की बात रही होगी, जब मुस्कान की फ़ोटो को उनके सबसे छोटे पोते विनय ने घर भर में घुमाकर ऐलान कर दिया था कि शादी तो इसी से करूँगा। जान पहचान वाले लोग थे, घर में आना जाना था। बात खुलते ही सबकी हालत खराब हो गई थी। लड़की की फ़ोटो को देखकर नहीं, बल्कि ये सोचकर कि घर की मुखिया यानी बड़ी माँ तक ये बात जब पहुँचेगी तब होगा क्या। अब तक सारे रिश्ते बड़ी माँ ही तय करती आई थीं। जितनी बड़ी हवेली थी, उतना ही बड़ा कद माँ जी का भी था। उनके कुल एक बेटा हुआ, लाख चाहकर भी दूसरे बच्चे की किलकारी हवेली में नहीं गूंजी। तब बड़ी माँ ईश्वर से दिन रात एक ही प्रार्थना करती, मेरे तो एक ही रहा, लेकिन आगे बनने वाला परिवार इतना बड़ा करना कि तिमंजिला हवेली में शोर बना रहे। उनकी सुनी भी गई। उनके बेटे के 3 बेटे हुए, बहुएं आईं, उनके बच्चे हुए, हवेली भी भर गई और बड़ी माँ का रुतबा भी ऊंचा होता चला गया। हालांकि पहले तो वो केवल माँ थीं, लेकिन जब पहले पोते की शादी हुई तो उन्होंने बारात निकलने से पहले ही अपनी बहू को बता दिया, सुनो दुल्हन, तुम्हारी बहू तुमको क्या कहेगी? मम्मी कहेगी, आप बताइए क्या कहलवाएं। वो समझ रही थी कि कुछ तो अलग कहेगी। तुम जो भी कहलवाओ, लेकिन हमको वो बड़ी माँ कहेगी। वो समझ रही थी कि कुछ तो अलग कहेंगी। तुम जो भी कहलवाओ, लेकिन हमको वो बड़ी माँ कहेंगी। पद का अंतर तो पता चले। जी माँ। कुछ इस तरह उन्होंने अपना नामकरण किया और अपने को सबसे ऊपर बैठाकर असीम आनंद की अनुभूति की। पोते की पत्नी, फिर पोतों ने भी वही कहना शुरू किया। उसके बाद आस पड़ोस, नाते रिश्तेदारों के बीच यही संबोधन प्रचलित हो गया। दरअसल संबोधन भर नहीं था, सच में वो हर तरह से बड़ी ही थीं। बुद्धिमत्ता में, जिम्मेदारी निभाने में, सही गलत में अंतर। जब पति नहीं रहे तो व्यापार के हिसाब किताब भी उनके जिम्मे आ गए। वहाँ भी कभी कोई भूल चूक नहीं हुई। धीरे धीरे बेटे ने, फिर उसके बेटों ने व्यापार को संभाला, कई गुना बढ़ाया। उनकी ये जिम्मेदारी तो कम हुई, लेकिन तब भी घर परिवार के लिए वो एक बड़ा बरगद का पेड़ बनी रहीं और सब उनकी छाया में पलते रहें। सम्मान के साथ डर भी बना रहा, और यह डर ही था जो सब पर हावी था कि इस प्रेम विवाह की बात कैसे चलाई जाए। बड़ी माँ ने फ़ोटो देखकर एक ही सवाल पूछा था, कुछ किचकिच होगी तो हमारे पास तो नहीं आओगे ना? विनय सबसे छोटा पोता था, सबसे ज़्यादा दुलारा। तुरंत लिपट गया, आपके रहते किचकिच थोड़ी होगी बड़ी माँ, आप तो सबको साधे रहती हैं। बस उनको सुनना ही यही था। शादी के लिए इधर हाँ हुई, उधर एक के बाद एक रस्में होती चली गईं और महीने भर में मुस्कान उनके पोते की बहू बनकर घर में आ भी गई। दादी बेचारी ने घर में आते ही कितना बड़ा अपराध कर दिया था, वो खुद नहीं जानती थी।
तुमको तुम्हारी सास ने या विनय ने बताया नहीं कि हमको बड़ी माँ कहा जाता है। बस यही से दूध में दही का जामन पड़ गया। मुस्कान उनको हर बीतते दिन के साथ थोड़ी और खटकती गई। बड़ी माँ को उसके मायके की गरीबी बहुत खटकती थी। उनको लगता था कि उस घर से इस घर का क्या जोड़ था भला। मुस्कान को टोकने का बड़ी माँ कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी तो भरे परिवार के बीच बैठी बोल देती, आजकल तो लड़कियाँ अपना दूल्हा चुन लेती हैं, पहले तो ब्याह के नाम से मर गिर जाती थीं। कभी उसके यहाँ से फल मिठाई कपड़े आते तो उस ढेर की ओर देखती भी नहीं, उल्टा अपनी बहू को सुना देती, मुस्कान के यहाँ से इतना खराब सामान आता है, तब भी अकड़ी रहती है, टेढ़ा मुंह बनाए रहती है। बाकी बहुएं देखो कितनी हंसमुख हैं। हालांकि इस बात में थोड़ी सच्चाई भी थी। कारण चाहे जो हो, मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान देखना सचमुच दुर्लभ था। धीरे धीरे इस बात की वजह भी सामने आ गई। विनय को शराब की लत ने धर दबोचा था। कभी कभी से शुरू हुआ ये नशा पहले हर रात में तब्दील हुआ, उसके बाद रात दिन का अंतर भी खत्म हो गया। बड़ी माँ के डर से पहले तो ये बात उनके सामने लाई नहीं गई। फिर जब सामने आई तो उन्होंने अपने बेटे बहू को लताड़ा, बच्चे नहीं पाल पा रहे हो तुम दोनों? सिविल लाइंस वाली ज़मीन बेचकर कोई फैक्ट्री डालो, काम का बोझ बढ़ेगा तो खुद ही लाइन पर आ जाएगा। सुझाव अच्छा था, इस पर काम भी शुरू हुआ। लेकिन जिस रात वो ज़मीन बेचकर सब वापस आ रहे थे, वो रात इतनी काली होगी किसको पता था। कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। बाकी लोगों को जो लगी सो लगी। कार चलाता विनय तो घटनास्थल से सीधे आईसीयू में ही पहुंचा था। बड़ी माँ ने मंदिर की चौखट पर सिर रख दिया था। ना खाना ना पीना, बस एक ही गुहार, मेरे विनय को वापस भेजो भगवान। कुछ घंटों बाद विनय वापस आ भी गया था, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह वो चाहती थीं। शोर मचाती हुई एम्बुलेंस के भीतर रखा मात्र शरीर आया था। विनय तो बहुत दूर चला गया था। बड़ी माँ ने भीतर की पूरी शक्ति इकट्ठा करके उस पल का सामना किया था, और उस पल के बीतने के बाद वो खुद भी जैसे प्राणहीन हो गई थीं। दिन, हफ्ते, महीने बीते। उनके भीतर की एक एक दीवार ध्वस्त होती चली गई। दुनिया भर की बीमारियों ने आ घेरा। कभी चश्मे का नंबर बढ़ जाता, कभी हाथ पैर संतुलन खो देते। डॉक्टर इसको बढ़ती उम्र का नाम देकर पर्चे पर हर रंग की दवा लिख देते। बड़ी माँ उनसे कह भी न पाती कि जिस रंग की दवा उनको चाहिए वो तो आसमान में कहीं खो चुका है। वो दीन दुनिया से बेखबर हो चुकी थीं, और शायद ऐसी ही बनी भी रहती अगर उस दिन मुस्कान उनसे वो सवाल ना पूछ लेती, बड़ी माँ आपके बगल वाला कमरा खाली है, उसमें अपना सामान रख दूँ? वो चिहुक उठी थी। ये तो शुरू से तय था कि हवेली की सबसे नीचे वाली मंजिल पर वो अकेले ही रहेंगी। अगल बगल के कमरे तो घरेलू सहायक सहायिका के लिए थे। क्यों, तुमको सबसे ऊपर 3-3 कमरे मिले हैं, उसमें सामान नहीं रखा जा सकता? बोलते हुए मुस्कान के सूने चेहरे पर उनकी निगाह पड़ गई थी। आज महीनों बाद उससे इतनी देर बात हो रही थी। लग रहा था जैसे बीते कुछ महीनों में उसका वजन घटकर आधा रह गया हो। नहीं बड़ी माँ, जगह है। सोचा कि यहीं रहे तो कहीं आना जाना हो तो इतनी सीढ़ियाँ बार बार चढ़ना उतरना। बड़ी माँ थोड़ा और सुलग गई थी। क्या है ये लड़की, इतना आलस? पहले वाली तेजी रहती तो हड़काकर उसको भगा देती। अब बात तो वो नहीं थी। कुछ
सोचकर बोली, अभी जाओ, बताएंगे बाद में। उसके जाने के बाद बड़ी माँ सोच में डूबी रही। हवेली के एक कोने में पड़े दिन रात रोते रहते कितने महीने बीत गए। घर के लोग आते हैं, मिलते हैं, हाल पूछते हैं, ये सब तो एक तरफ की बात है। वो तो सबसे मुंह मोड़ चुकी हैं। वो तो अपने दुख के आगे दूसरे का दुख देखती ही नहीं। बेटे बहू ने भी तो अपना बच्चा खोया, पोतों ने अपना भाई गंवाया। सबके हाल बेहाल होंगे। जितना सोचती उतना ही अपराध बोध के तले दबती जाती। आज शाम को सब साथ खाना खाएंगे। मन के भीतर उठी इच्छा को उन्होंने जाहिर भी कर दिया था। बरामदे में मेज लगेगी, सब साथ बैठेंगे। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने आकाश की ओर देखा। जाने वाला गया, लेकिन जितने हैं सब साथ बने रहें। जाने क्या बैर था उनका उनकी प्रार्थना से, ये भी पूरी नहीं हुई। खाने की मेज पर बस बेटा बहू और मुस्कान। ना दोनों पोते, ना उनकी बहुएं, ना उनके बच्चे। बड़ी माँ को धक्का सा लगा। बाकी सब कहाँ हैं? बेटे ने नजरें चुरा ली। अरे माँ, आप खाना खाओ। वो सब बिना टीवी देखे खाते नहीं ना, तो नीचे नहीं आए। बड़ी माँ से निवाला निगलते न बना। ये पूरे जीवन में पहली बार हुआ था। उनकी बात इस तरह नकार दी गई। धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था। बरगद सिकुड़ कर डालियाँ बटोर ले तो गलती उसी की हुई ना। एक बार छाँव की आदत छूटी तो फिर कोई नहीं तले बैठना चाहता। वो जितना इस बारे में सोचती उतना ही अपने को दोषी ठहराती। कितना कुछ बदल गया, और जितना बदला है वो तो पूरी तरह से अभी सामने भी नहीं आया है। 4-5 दिनों में बड़ी माँ ने बहुत कुछ बदला। कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में बैठना शुरू कर दिया। आने जाने वाले को उन्होंने देखा, और आने जाने वालों ने घर की मुखिया को पहले की तरह चौकन्ना देखा। मुस्कान अक्सर कहीं जाती थी। उन्होंने बहू से पूछा, ये तुम्हारी छोटी वाली बहू मुस्कान कहाँ जाती है झोला लेकर? कुछ क्लास है उसकी, फैशन डिजाइनर वाली। आपसे पूछा तो था माँ। बड़ी माँ ने दिमाग पर जोर डाला। हाँ, याद तो आ रहा, जिक्र उठा था। इसके मायके वालों ने कहा होगा कि साथ चलो, काहे नहीं गई? बोलते हुए उनकी आवाज़ भर आई। विनय की अनुपस्थिति फिर आकर कचोट गई। आपको तो पता नहीं माँ, क्या क्या हुआ यहाँ। इसके पिता हाथ जोड़कर कह गए थे कि अब आप ही लोग संभालो। बोलते बोलते वो रुकी, फिर आसपास देखकर बोली, ज़मीन जायदाद के चक्कर में नहीं ले जा रहे होंगे कि यहाँ रहेगी तो हिस्सा मिलेगा? अच्छा बताइए माँ, अब इसका क्या हिस्सा है? यहाँ रह रही है, खा पी रही है, कोर्स की फीस भर दी, कार से आ जा रही थी। बहुत नहीं है इतना? मायके में तो ये सब भी नहीं मिलेगा। बड़ी माँ कहकर रह गई थीं। बड़ी अजीब बातें थीं। मायके वाले ऐसे कैसे कट गए? जवाब भी उनको खुद ही मिला। उनके भाई ने भी तो यही कह दिया था जब विनय के दादा उनको छोड़ गए थे। जमाना बदल गया कौन कहता है। आज भी वही सोच है, बेटी ब्याह कर जान छुड़ाने वाली सोच। चलो कोई बात नहीं, यही रहे, कोर्स करे, जीवन तो कट ही जाएगा। बस इतना सोचकर वो आश्वस्त हो पाती, लेकिन फिर वही हुआ। मुस्कान ने अगले दिन वही सवाल फिर से पूछ लिया था। वो आपने बताया नहीं बड़ी माँ, बगल वाला कमरा ले लूँ? पिछली बार पूछे गए इस सवाल और इस बार वाले सवाल में एक असमानता थी। रख दूँ, कमरा ले लूँ, अंतर बड़ा था। अंतर में प्रश्न था। सवाल का जवाब या तो ऊपर इसके कमरे को देखकर पता चल सकता था, या और लोगों से पूछकर। सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ी माँ के लिए संभव नहीं था। हाँ, उत्तर कहीं और से नीचे जरूर आ सकता था।
एक एक करके घरेलू नौकर नौकरानी को उन्होंने विश्वास में लिया और सब कुछ पूछ लिया। विनय के जाने के बाद मुस्कान की हालत एक अवांछित मेहमान जैसी हो चुकी थी। उसकी दोनों जेठानियाँ सास ने उसकी ज़रूरत को अपनी सीमा में बांध दिया था। 3 कमरों में एक कमरा उसके लिए बहुत रहेगा। कितना काम उसके लिए ठीक रहेगा। उसके खर्चे, उसका रहन सहन, उसका बाहर आना जाना, घूमना, खरीदारी, सब कुछ बाकी लोग तय कर रहे थे। उसके पास एक कमरा बचा है, उसमें भी बच्चों के खिलौने, किताबें भरी रहती हैं। तभी तो छोटी भाभी यहाँ रहना चाहती हैं। बड़ी माँ का मुंह कैसेला हो गया था। छी, उनके अपने घर में ये सब चल रहा था। उस घर में जिसकी मुखिया वो हैं। भीतर का आत्मविश्वास डोल उठा। अब है भी, जांच ही लिया जाए। कुछ फरमान जारी किए गए जिनमें कि अपनी मंजिल पर खाली पड़े 2 कमरे साफ करवाकर मुस्कान का सामान रखवाना मुख्य था। दूसरा आदेश था सब सदस्यों के जिम्मे में क्या काम है बताए जाएं। उसमें भी बड़ा घाला मेला था। घूम फिर कर सारी जिम्मेदारी मुस्कान पर रख दी गई थी। सबके जाने के बाद बड़ी माँ ने अपनी बहू को आड़े हाथों लिया। तुम कर क्या रही हो? सबके हिस्से का काम रखो ना, क्यों किसी से डरना? उसने साफ कह दिया, देखिए माँ, रहना हमें इन्हीं 2 बेटों के सहारे है। इन लोगों को तो नाराज़ नहीं कर सकते ना। पहली बार बड़ी माँ को लगा कि उनका सिंहासन जर्जर होने पर आमादा है और इससे पहले कि टूट जाए, इस पद की महत्ता को सबको समझनी ही पड़ेगी। उनका ये पद, ये कुर्सी अब तक कोई छीन नहीं पाया था। ठोस वजह थी, चल अचल संपत्ति पूरी तरह से अभी भी उनके ही नाम थी। रात दिन बस एक ही बात दिमाग में घूमती रहती, वही सवाल गूंजता रहता जो सवाल उन्होंने मुस्कान से उस दिन पूछ ही लिया। तुम इतना ध्यान काहे रखती हो मेरा? मुस्कान अगली सुबह क्लास जाने से पहले जैसे ही कमरे में आई, बड़ी माँ ने सीधे यही पूछा। कहाँ रख पाती हूँ? ये जो इन्हेलर मंगा दिया, ये ख्याल रखना थोड़ी हुआ। बड़ी माँ ने गला खखारा। देर ना हो रही हो तो थोड़ी देर बैठो। आगे क्या करोगी? ये डिजाइनर वाले कोर्स से नौकरी मिलेगी? मुस्कान ने हिचकते हुए कहा। बुटीक खोलने का सोचा है बड़ी माँ। पहले सहेली के बुटीक का काम संभालती थी, अच्छा लगता था। वो निश्चिंत हुई, लड़की मेहनती है यानी। तो कब होगा कोर्स पूरा? कब खुलेगा वो? कोर्स तो बस हो ही जाएगा। बैंक से लोन मिलना सबसे बड़ा सिरदर्द है। बड़ी माँ के दिल पर मानो घूंसा सा लगा। इतने बड़े घर की बहू अपना काम शुरू करने के लिए बैंक का दरवाज़ा खटखटा रही है। पता नहीं घर में यह सब कोई जानता भी है कि नहीं। तुमने अपनी सास को बताया है यह सब? हाँ, मम्मी से एक बार चर्चा की थी। यह जानकर बड़ी माँ के दुख का पारा थोड़ा और ऊपर चढ़ गया। मुस्कान से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके जाने के बाद करीब 1 घंटे भर तक वो विनय की फ़ोटो को देखकर रोती रही। जाने क्या क्या पूछती रही, कुछ कुछ बताती भी रही। जब बातचीत पूरी हो गई तब वकील को फ़ोन किया। अब वो समय आ चुका था जिसको आने से सबका समय बदलने वाला था। अगले कुछ दिनों के भीतर उनकी वसीयत तैयार हो चुकी थी। पूरे घर में हलचल थी। बार बार वकील का आना जाना सबको खटक रहा था। उससे भी ज़्यादा खटक रहा था हर बार बड़ी माँ का अकेले में उससे बात करना।
एक शाम बहू ने आकर मन टटोला, क्यों माँ जी, कुछ कानूनी चक्कर हुआ है क्या? वकील साहब पिछले हफ्ते भी आए थे, परसों भी, कल भी। बड़ी माँ तो जैसे इसी सवाल के इंतजार में थी। सोच रहे हैं अपने जीते जी सब कुछ सबके नाम कर जाएं। सबके नाम क्या? कुल एक बेटा है आपके। बड़ी माँ ने 3 उंगलियां ऊपर उठा दीं, और उनके तो 3 हैं। विनय के लिए था जैसा शब्द उनसे बोलते न बना, गला भर आया था। फिर भी बोली, इतवार को वकील साहब आएंगे, सबको बुला लेना। सबके सामने वसीयत पढ़ी जाएगी। इससे पहले कभी भी किसी ने यह सुना देखा नहीं था अपने जीवन काल में। अपने रहते अपनी वसीयत पढ़कर सुनाना एक अलग ही बात थी। पूरा परिवार जुटा। बड़ी माँ को वो भी कम लगा। कुनबे के और कुछ लोग भी बुलाए गए। एक कोने में मुस्कान भी खड़ी थी। वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। सबके चेहरे पर इत्मीनान था, थोड़ा आश्चर्य भी। इतनी ईमानदारी से हिस्सा बटा हुआ था कि किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। अंत में मुस्कान का हिस्सा बताया गया। सबकी नज़रें तनी। इसके 2 कारण थे। एक तो सबके हिस्से तब मिलने थे जब बड़ी माँ परलोक यात्रा पर निकल जाती, लेकिन मुस्कान के लिए उन्होंने जो कुछ रखा था वो तुरंत ही उसको मिलना था। दूसरी बात, जो रकम विनय की फैक्ट्री के लिए रखी थी वो पूरी उन्होंने मुस्कान के नाम कर दी थी। बड़ी माँ ने सबको देखकर कहा, किसी को कुछ कहना हो तो अभी कह दे। विनय के बड़े भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखकर संवेद स्वर में कहा, सबसे ज़्यादा तो आपने मुस्कान को दे दिया, पूरा जोड़ो तो करोड़ों गए उधर। बड़ी माँ ने बिना आवाज़ ऊंची किए कहा, जो ज़मीन तुम लोगों के नाम है वो भी इतने की ही है। रुपया झोले में रहता है तो ज़्यादा दिखता है। सबने सबके चेहरे पढ़े, असंतुष्ट चेहरे। बड़ी माँ ने कुछ और भी पढ़ा। उन चेहरों पर विद्रोह भी था। उन्होंने वकील से अगली पंक्ति पढ़ने को कहा। वकील ने हिचकते हुए कहा, ये सब इनकी स्वाभाविक मृत्यु के बाद ही सबको मिलेगा। यदि बड़ी माँ पर कोई हमला होता है तो सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। यही बात छोटी बहू के लिए भी लागू होती है। उनका एक्सीडेंट होता है या हत्या होती है तो उनको मिली संपत्ति ट्रस्ट को दे दी जाएगी। बड़ी माँ ने महसूस किया, बरामदे में जमा परिवार जड़ होकर रह गया था। मातम जैसा माहौल, सबके चेहरे सफ़ेद। उनकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। ये था मेरा परिवार, जिसकी मुखिया बनकर मैं तनी रहती थी। सब किस बात पर नाराज़ थे? मुस्कान के साथ हुई ईमानदारी सबको उनके साथ हुई बेईमानी क्यों लग रही थी? बड़ी माँ कुर्सी का सहारा लेकर खड़ी हुई। देर से ज़्यादा तो मन लड़खड़ा रहा था। मुस्कान के अलावा उनको किसी और ने सहारा नहीं दिया। उसका हाथ थामे बिस्तर पर लेटी रही। मुस्कान कुछ कहते कहते बार बार रुक रही थी। क्या कहना है मुस्कान, बोलो। मुझे ये सब नहीं चाहिए बड़ी माँ, आप अपना पूरा आशीर्वाद बनाए रखिए। कोर्स पूरा होते ही कहीं काम ढूंढ लूँगी, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। बड़ी माँ ने आंखें मूंद ली। आंसू निकलते चले गए। कांपती आवाज़ में बोली, तुम तो अपना ध्यान रख लोगी, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे, विनय पूछेगा कि मुस्कान के लिए क्या करके आई हूँ, तब हम क्या बोलेंगे? मुस्कान उनका हाथ थामे फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी माँ चुप थी। अभी बात अधूरी थी। अब तुम यहाँ नहीं रहना, एक अलग घर खरीदो, अपने मायके वालों के साथ रहो, अपनी वो कपड़े वाली दुकान बुटीक खोलो।
मुस्कान चुपचाप सुनती जा रही थी। बड़ी माँ सहारा लेकर उठी, सामने रखी काठ की अलमारी खोलकर एक पोटली लेकर आईं। मुस्कान से कहकर कमरे का दरवाज़ा बंद कराया। पोटली उसके हाथ में रख दी। ये गहने हमारी अम्मा ने दिए थे, किसी को नहीं पता इसके बारे में। देखो 2 बातें। बड़ी माँ को कितना कुछ कितनी जल्दी बताना था। मुस्कान, जो कुछ तुम्हारे नाम किया है वो सब अपने ही नाम रखना। भले ही रेशम की झोली हो, रुपया पैसा भीतर ना हो तो किसी काम की नहीं। और बड़ी माँ ने पोटली खोलकर गहनों पर ऐसे हाथ फिराया जैसे अपनी माँ का स्पर्श महसूस कर रही हो। और दूसरी बात, कोई अच्छा लड़का देखना, इन गहनों को पहनकर एक बार फिर मंडप में बैठना। विनय वहाँ से देखता होगा, ऐसा सूना चेहरा उसको अच्छा थोड़ी लगता होगा। मुस्कान कुछ पल तक ठिठकी रही। ये क्या बोल गई बड़ी माँ। थोड़ा आगे बढ़कर बोली बड़ी माँ, एक बार गले लगकर रो लेने दीजिए। बड़ी माँ के भीतर कुछ दरकने लगा था। कल को चली जाएगी, क्या इससे मोह बढ़ाना। जितना मोह हो गया है वही सीना छलनी किए दे रहा है। गले लगकर रो देगी तो इसको कैसे विदा किया जाएगा। नहीं मुस्कान, बहुएं गले थोड़ी लगती हैं, फिर हम तो तुम्हारी सास की भी सास हैं। इतना कहकर वो करवट लेकर लेट गईं। रुलाई रोके नहीं। मुस्कान ने भी जिद नहीं की। बड़ी माँ इतनी ऊंचाई पर जाकर विराजमान हो गई थी कि उनकी अब बस पूजा ही की जा सकती है।